रक्त, या इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लड, इसी को एक और नाम से जाना जाता है रुधिर, इसका एक और नाम होता है खून, और भी नाम होता है लहू। तमाम नामों से हम क्या करते हैं, इसको जानते और पहचानते हैं। सामान्यतः बचपन में हमने ये सीखा कि रक्त जो होता है क्या होता है, लाल होता है, यही जानते हैं। लेकिन इसकी प्रकृति के बारे में जाना जाए कि यह कैसा होता है, तो यह एक कोलाइडी विलयन होता है। कैसा होता है, कोलाइडी। यह कैसा होता है, कोलाइडी। कोलाइडी का मतलब समझते हैं, गोंद देखा है, गोंद, गोंद चिपचिपा चिपचिपा होता है, समझ गए। उसी प्रकार से ये रक्त होता है। इसको छान सकते हैं आप, अगर ब्लड को छानना चाहोगे तो छानोगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स जिस चीज़ से छानोगे जो है उसमें चिपक जाते हैं। तो कुल मिला जुला के इसके कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो आपका एक कोलाइडी जैसा होता है। इसके साथ साथ इसके बारे में आपको ये जानना है कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। हमारा ब्लड क्या है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब जानते हैं क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। यानी हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ये जुड़ाव रखता है, यानी संबंध रखता है एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग, पूरी बॉडी में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो यह एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने ब्लड को कभी चखा है, खून चखे हो, कभी चोट लगा हो तो मुंह में डाल लिया हो, ऐसा कैसा लगता है, नमकीन। ये तो आपको लग रहा है कि नमकीन, लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में देखा जाए, इसके स्वाद के बारे में पूछा जाए तो यह क्षारी होता है। कैसा होता है, क्षारी होता है। और क्षारी क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है, जो इसका पीएच मान होता है रक्त का पीएच मान, वो 7 कितना होता है, 4। तो भैया जिनका भी पीएच स्केल पे अगर देखा जाए 7 के ऊपर जब जाते हो तो वह क्या हो जाता है, क्षारी। 7 से कम आते हो तो अम्लीय। तो रक्त को जब पीएच स्केल में देखा जाता है तो क्या निकल के आता है, 7.4, इसलिए इसका स्वाद कैसा होता है, क्षारी होता है। हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, ठीक। अब आता यह है कि ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड कहाँ बनता है। तो अगर ब्लड के निर्माण के बारे में हम बात करें, ब्लड का निर्माण तो 2 जगह बनता है। कहाँ बनता है, 2 जगह। चलो 2 पॉइंट्स। एक तो बनता है हमारे लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में, यानी कि यकृत में। और एक बनता है हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में, यानी कि हमारे बोन मैरो में। ये कहाँ होता है, लीवर में। कब बनता है, जब कोई बच्चा पेट में पल रहा होगा, भ्रूण में। कहाँ, भ्रूण में। जब कोई बच्चा भ्रूण में होगा, पेट में होगा, तब वहां ब्लड कौन बनाएगा, लीवर बनाएगा। और अस्थि मज्जा जब हम वयस्क हो जाते हैं, यानी कि जब हम युवा हैं, इस हालत में जो ब्लड बनेगा वो कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा में। अब आप कहेंगे सर जी ये अस्थि मज्जा क्या है, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा हम ड्रॉ अगर कर दे, ऐसे एक बोन बना रहे हैं, देखो ये एक बोन हो गया। अगर इसको काट दो, ऐसे हमने काट दिया, और इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको पॉइंट जो है छोटे छोटे नजर आएंगे ऐसे, ठीक है, हड्डी के बीच में। यही होता है बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। किसी को जब ब्लड कैंसर होता है ना, तो इसी हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है, यही क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। तो उसका जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी से होता है। और एक ऑप्शन लास्ट में ये होता है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी अस्थि मज्जा को ही बदल दिया जाता है, ताकि खून जब क्या हो, सही निर्माण हो, अच्छा खून निर्माण हो। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक सवाल अगर हम आपसे पूछें, तो पुरुषों के अंदर ज्यादा खून होता है कि महिलाओं के अंदर ज्यादा खून? पुरुष के अंदर कितना, पुरुष के अंदर कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। यूं कहा जाए तो 5 से 6 लीटर ना कह करके हम लिख सकते हैं 5.5 लीटर। कितना भैया, 5.5 लीटर। समझ में आया, गांव की भाषा में 5.5 लीटर। अगर स्त्री की बताओ, स्त्री में जो होता है वो केवल आप क्या समझ लो, 5 लीटर। कितना समझ लो, 5 लीटर। तो पुरुष में खून कितना होता है, 5.5। महिला में यानी स्त्री में कितना होता है, 5 लीटर। अच्छा एक सवाल यहां बनता है कि स्त्री के अंदर 5 ही लीटर खून क्यों होता है? पता है क्यों? अब यहां देखो समझने वाली बात है, क्योंकि पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी खून बनाने का काम करता है। तो पुरुष के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन जो पुरुष के अंदर होता है वो होता है 14
डेसीलीटर। कितना होता है? 14 डेसीलीटर। समझो, डेसीलीटर में हम मापते हैं, ठीक है, प्रति ग्राम प्रति डेसीलीटर। और इसके बाद अगर स्त्री की वहीं बात करोगे तो स्त्री के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो केवल कितना होता है? 13 पॉइंट, ठीक है, 13 DL। समझ में आ गया? तो भैया जब स्त्री के अंदर हीमोग्लोबिन ही कम है तो रक्त ऑटोमेटिक क्या होता है? कम होता है। कितना खून होता है? केवल 5 लीटर। और पुरुष के अंदर कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद और आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन का नाम सुना है? हिंदी में इसको प्लीहा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। माफ करिएगा, इसको तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। और वैसे क्या कहा जाता है? प्लीहा भी कहा जाता है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। जब आपका आरबीसी जो होता है, क्या होता है? आरबीसी, जब यह मर जाता है, क्या होता है? मर जाता है, तो मरने के बाद यह कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा के अंदर, पहली चीज। तो इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह, यानी ब्लड का कब्रगाह, क्या कहते हैं? कब्रगाह। कब्रगाह अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तिल्ली, यानी कि प्लीहा। और आपसे पूछा जाता है कि खून कहाँ रहता है? चलो बताओ, खून कहाँ रहता है? हमारी बॉडी में खून कहाँ स्टोर होता है? खून कहाँ है? कहाँ? हृदय में। अरे पगली, अगर इतना बड़ा मेरा हृदय है, इसमें तुम 5.5 लीटर खून डालोगे, फट ना जाएगा बलून जैसा? ना, यही तो गलती करोगे। खून हमारा जो होता है, रक्त जो होता है, वो हमारे प्लीहा में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा, यानी तिल्ली, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर खून रहता है। आप समझ में आया? और जब आरबीसी मरता है तो वो भी कहाँ जाता है? तिल्ली के अंदर, स्प्लीन के अंदर ही जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमेशा याद रखिएगा। खून कहाँ स्टोर होता है बेटा? स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है। याद रहेगा? आगे चले, इतनी चीजें नोट करो फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं। नोट करते हैं, जब पढ़ाया करें तो आप फटाफट ऐसे साथ में क्या करिए करिए, नोट करते चला करिए, ताकि दिक्कत ना हो गया? चलिए, अब यही एक थोड़ा सा जिक्र हम करते हैं। जैसे हमने आपको कल हार्ट अटैक के बारे में पढ़ाया था, तो वहां मैंने एक शब्द लिखा था, कोलेस्ट्रॉल। क्या लिखा था? कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया था कि नहीं किया था? कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया था। अच्छा, ये क्या है? देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में बेटा 200 DL होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 DL। समझ में आया? अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो समझ लो दिक्कत है। यानी कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा, इस मानक के ऊपर जाएगा, तो हमारी नसों में क्या हो जाएगा? फैट जमना शुरू कर देगा। हमने कल ही पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था। जब यानी कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर जाने लगेगा तो हमारी नसों के अंदर क्या होगा? तेल, फैट जमने लगेगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इतनी बातें हमारी समझ में आ गई। तो ये ब्लड के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी हमने दी है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इसको इरेज करें, नोट कर लियो ना काजल? अगला जो चीज आता है वो आता है रक्त के कार्य। क्या आता है? रक्त के कार्य। हेडिंग डालेंगे हम, रक्त के कार्य, यानी कि ब्लड करता क्या क्या है, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, कौन कौन से इसके काम होते हैं। समझ में आया? चलिए, पहला काम बताइए, आपको कुछ पता है रक्त के कार्य? कोई बताए? 10 में पढ़ाया है हमने रक्त के कार्य। नमक की मात्रा को, अच्छा, और बस। चलिए सुनिए, हम बताते हैं। अगर रक्त के कार्य के बारे में बात करा तो सबसे पहला चीज आप ये लिखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कहता है? O2 का परिवहन करता है। अब भाई, नाक हमारे पास एक ही है, सांस लोगे फेफड़े में जाएगा। अब लेकिन ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक कोशिका, हर एक अंगों तक पहुंचना है, तो वह किसके माध्यम से पहुंचेगा? रक्त के माध्यम से। तो पहला हम क्या लिखेंगे? O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। समझ में आया? को शरीर से बाहर निकालना। चलिए, तीसरे काम पे अगर हम चले तो एक और काम होता है ताप नियंत्रण। क्या करता है? ताप नियंत्रण। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और चौथा काम और लिख सकते हैं तो पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन करने का भी काम
यही करता है हमारा ब्लड। समझ में आया? ये 3-4 काम हमने आपको बता दिए। O2 का परिवहन, CO2 का शरीर से बाहर निकलना, ताप का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों को क्या करना, शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है? रक्त का काम होता है। हो गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे करता है? भाई जो चीजें हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, पचता है, इसके बाद उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, हमारे छोटी आंतों द्वारा, बड़ी आंत द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर वो हमारे लीवर के पास जाता है, लीवर उसको ब्लड में क्या करता है, इंक्लूड करता है, और फिर वो बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब समझ में आया? इसलिए पोषक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? हमारा रुधिर करता है, हमारा ब्लड करता है। समझ में आ गया? अब यहीं पे एक सवाल बड़ा अच्छा आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? क्या पूछेगा? रक्त परिसंचरण तंत्र की का खोज। ये बड़ा अच्छा प्रश्न, बताइए किसी को उत्तर पता है? विलियम हार्वे। क्या नोट करिए? विलियम हार्वे। अच्छा, ये रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब जानते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बॉडी के अंदर खून कहां से कहां, फिर कहां से कहां जाता है, इस पूरे फंक्शन के बारे में कौन बताया था? विलियम हार्वे ने। जैसे बस अड्डे पे चले जाओ, बस अड्डे पे जाने के बाद वहां से बहुत सारी बसें तुम्हें अलग अलग जगहों पे मिलेंगी जाने के लिए ना, उसी प्रकार से हृदय में खून, हृदय जब उसको पंप करेगा तो अलग अलग जगहों पे बॉडी में क्या करेगा, पहुंचता है। तो उसी प्रकार से परिसंचरण यानी कि परिवहन करना, बॉडी के हर एक अंगों तक पहुंचना रक्त का, तो उसको कौन खोजा था? विलियम हार्वे ने खोजा था। इतनी बातें समझ जाइए, फिर आगे चलते हैं। इरेज करें? चलिए, पता है आज से बहुत साल पहले लोगों को ब्लड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों के बारे में। लोग ब्लड ग्रुप नहीं जानते थे, ब्लड ग्रुप नहीं पता था पुराने ज़माने में। तो क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति का खून किसी को भी चढ़ा दिया जाता था। अगर ब्लड ग्रुप मैच कर गया तब तो बच जाता था, अगर नहीं मैच करता था तो फिर निकल लेता था, वहीं कहानी खत्म हो जाता था। और यहाँ तक तो कहा जाता है कि कभी कभी अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला तो जानवर का भी खून चढ़ाना पड़ता था। भाई सो इस बढ़िया पड़िया उड़िया है गांव में, पकड़ के लाओ, चढ़ा दो खून, बचा तो बचा, नहीं तो गया। अब आते हैं हम ब्लड के बारे में और इंटरनल जानकारी हासिल करते हैं कि ब्लड में और क्या क्या है। अगर हम रक्त की बात कर ले बच्चा, तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला होता है बेटा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक। और दूसरा होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब होता है रुधिर के अणु। रुधिराणु का मतलब क्या होता है? रुधिर के अणु, यानी ब्लड के अंदर कौन कौन से अणु होते हैं। अब आपके पास आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उस ब्लड का 60%, कितना? 60% जो भाग होता है वह केवल प्लाज्मा को होता है। कहीं कहीं आपको 65, 70 भी दिख सकते हैं, या और भी कम 55 भी देख सकते हो, 60 मान के चलिए। प्लाज्मा कितना हो गया? 60%। तो 100 में से बचा कितना परसेंट? 40। तो 40% हिस्सा किसका होता है? रुधिराणु का। इतनी बातें समझ में आ गई। अब प्लाज्मा को हम साइड में रख के बाद में देखते हैं, पहले रुधिराणु को देख ले। तो रुधिराणु के अंदर क्या क्या होता है? रुधिराणु के अंदर बेटा आरबीसी होता है। कौन होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है? प्लेटलेट। ये 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं किसके अंदर? रुधिराणु के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, समझ में आ रहा है खूब अच्छे से। जहां दिक्कत हो क्वेश्चन आप जरूर पुटअप किया करिए। अगर आप पूछेंगे तो उसको फिर से बताऊंगा। समझ में आ रहा है? नहीं पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए, अब आरबीसी के बारे में आपको एक एक बताते हैं। आरबीसी को बेटा हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। फुल फॉर्म सबको पता है, कक्षा 10वीं में पढ़ाया गया है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिका। हिंदी में नाम जानना जरूरी है, जरा सा जान लीजिए। लाल रुधिर कणिका, यहां कोने में मैं लिख दिया हूं, लाल रुधिर कणिका। समझ में आ गया? हमारी बॉडी के अंदर ये 50 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 लाख के आसपास इसकी संख्या होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? कितना होना चाहिए? 50 लाख।
अब हमारे अंदर जो ये आरबीसी है ये कितने दिन तक जिंदा रहता है बताइए? 120 दिन, यानी कि 3 महीना, लगभग 4 महीना ना, 120 दिन ये क्या करता है? जिंदा रहा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बॉडी का ब्लड डोनेट करोगे तो वो जो स्टोरेज होता है, ब्लड बैंक होता है, उसमें वो कितने दिन तक रख सकते हैं? 120 दिन तक रख सकते हैं। इसके बाद वो खराब हो जाएगा, फिर वो मर जाएंगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं चढ़ाने का। और दूसरी चीज, ये तो आरबीसी के बारे में हो गया। अच्छा, आपसे 2 सवाल पूछा जाएगा। एक ये पूछा जाएगा खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन बताएंगे। कहीं कहीं ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं दिया रहेगा, आपको आरबीसी दिया रहेगा, तो टिक क्या करना बच्चा? आरबीसी को टिक करना है, याद रहेगा। चलिए हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी सफेद ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं, इनकी संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 1 से 2 दिन, या कभी कभी 4 दिन भी लोग कहते हैं। क्या दिन? 4 दिन लिख लो, ठीक है। 3 से 4 डे ये क्या होता है? जिंदा रहता है। ये हमारी बॉडी का जानते हो क्या है? ये समझ लो लड़ाकू कोई सैनिक है, ये लड़ता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? लड़ता है। कोई भी डिजीज आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो डब्ल्यूबीसी वहां जाकर के उससे फाइट करने का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। समझ गए? आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होनी चाहिए। कितनी? 2 लाख। और यह जिंदा कितना रहता है? 7 दिन। कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 7 दिन यह क्या कर सकता है? हमारी बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट समझ में आ गया? इतनी बातें नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? समझ में आया भाई? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इसका फुल फॉर्म होगा, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसका फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कार्पोसेल्स। समझ में आ गया? यहां तक चीजें हो गई। अच्छा, प्लेटलेट से एक बीमारी होती है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। अभी देखिए कुछ महीने पहले हालात बहुत बुरे थे, इलाहाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, हर लगभग हर जगह जो है, जिला क्या अलग प्रदेशों में भी, मुंबई में भी बड़ा बेहाल था हालत। वहां भी प्लेटलेट जब कम हो जाएगा, पता है आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, वो हिम्मत, वो ताकत ही नहीं रह जाएगी। ऐसा लगेगा कि उन्होंने बहुत मारा है हमको, या हम बहुत काम करके आए, बहुत थके हुए, हमेशा सुस्ती पकड़ी रहेगी। समझ में आया? तो वो प्लेटलेट का काम होता है। तो यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आगे चले, चलिए इरेज करते हैं। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं रक्त वर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त वर्ग, यानी कि ब्लड ग्रुप। किसकी बात करने वाले हैं? प्लाज्मा की बात। अच्छा, प्लाज्मा छूट गया। अच्छा, ये हाइड्रोजन डाल दे, ये देख लो, प्लाज्मा फिर बता देते हैं। रक्त वर्ग देख लो। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है? वो चीजें होती है, बाकी उसमें और कुछ नहीं जानना है। प्लाज्मा थेरेपी एक होता है, प्लाज्मा के अंदर ही सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब उसी में टहलते रहते हैं। समझ में आया? तो रक्त वर्ग क्या है? रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? आदमी का खून एक जैसा होता नहीं। हमारा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4, ए बी और ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं। इसमें सर्वदाता कौन है? सर्वदाता ओ। हाँ, ओ क्या है बच्चा? सर्वदाता। सर्व माने सभी, और दाता मतलब देने वाला, सभी को देने वाला। और सर्वग्राही कौन है? ए बी, यानी सबसे लेने वाला। भैया ये क्या करेगा? सभी को खून दे सकता है, या ओ को भी खून दे देगा, ए बी को भी खून दे देगा, बी को भी खून दे देगा, ए को भी दे देगा। लेकिन अगर इसको चाहिए होगा तो इनमें से कोई भी इसे खून नहीं दे सकते। इसे खून सिर्फ किसका चाहिए? ओ का ही चाहिए। उसी प्रकार से ए बी क्या है? यह सभी को खून दे सकता है, लेकिन अगर माफ करिएगा, ले सकता है, लेकिन इसको देना होगा तो फिर क्या कर सकता है? उसका एक अलग है, हम आपको बताएंगे कैसे, किसको कौन देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ये क्लियर कर लो। ठीक।